हेलो दोस्तों, हम लोग कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म दोनों देख चुके हैं। लेकिन एनसीईआरटी इसको रिप्रेजेंट थोड़ा सा अलग तरीके से करती है। क्योंकि बहुत उसकी ज़रूरत नहीं है हमको, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको नीट में या किसी एग्ज़ाम में उसी नोटेशन पर फार्मूलेशन दिया जाए, और ताकि आपको पता हो कि हाँ, ये कूलॉम्स लॉ ही है, उसका मतलब क्या है। इसलिए उसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। बहुत अधिक काम का नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी है। आपने देखा क्या कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो किस तरीके से दिया जाता था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म का मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन हम लोगों ने नहीं दिया हुआ है, जबकि हमको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन हमको देना चाहिए। तो पहले चार्ज को 1 मान लिया गया, दूसरे चार्ज को 2 मान लिया गया। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये Q1 है, ये Q2 है। और हम लोग अपने नोटेशन में, जो कि एनसीईआरटी यूज करता है, उसमें वो एक शब्द यूज करता है F12। F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन बाय द सेकेंड चार्ज, और F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज। ये उसका नोटेशन है। तो लाइए हम लोग पहले F12 को लिखते हैं। F12 का मतलब ये हो गया कि आप 1 पर 2 के कारण देख रहे हैं, तो 1 पर 2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो तो रिपल्सन के कारण इस साइड होगा। और आपको जो वेक्टर रखना रहेगा, वेक्टर देना पड़ेगा आपको ये वाला, यानी इस डायरेक्शन वाला वेक्टर। तो आप जो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो आपने स्केलर फॉर्म में लिखा। लेकिन जो वेक्टर है, वेक्टर आपको 2 to 1, यानी इस वेक्टर का नाम, इस वेक्टर का नाम क्या होगा? R21, 2 से 1 की तरफ, तो यानी R21। तो ये R21 लिखने का मतलब क्या हुआ कि आपने इसको डायरेक्शन दे दिया। लेकिन ध्यान रहे कि R21 की लंबाई 1 नहीं है, लंबाई 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, जित कुछ भी हो सकती है, और आपने इससे मल्टीप्लाई किया है, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी फोर्स की वैल्यू बढ़ भी गई होगी। तो इसका मतलब है कि आपको इसको इसी के मॉड से, यानी इसी की लंबाई से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि R21 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इससे आपका जो फार्मूलेशन आएगा वो आएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां पर R21 जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर को जब उसी की लंबाई से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपको F21 किया जाए, यानी दूसरे वाले चार्ज पर पहले के कारण जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन चूंकि आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड में है, तो वो आपका लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और आपका जो वेक्टर आएगा इसमें, वहां 1 से 2 की तरफ वाला आएगा, यानी ये वेक्टर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन इस पर, इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में है, यानी 1 से 2 की तरफ है। तो R12 का यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से एनसीईआरटी इसको रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, 1-2 का क्या मतलब है, R21 का क्या मतलब है, और ऐसे अगर उस रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो इसका क्या मतलब है। इसके बाद हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कुछ सवालों पे आए जो एनसीईआरटी ने सवाल दिए हैं। इसके लिए थोड़ी बहुत वेक्टर की जानकारी आपको होनी चाहिए कि वेक्टर क्या है, कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये सब चीज़ों की थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए ये आपका क्वेश्चन, आप इसको पढ़ सकते हैं, बोर्ड पे आपके मौजूद है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.6, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन भी उसको दिया हुआ है, आप इसको वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसको कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। 3 चार्जेस हैं, हर एक का जो अमाउंट है वो Q ही है, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, यानी जो आपका ट्राइंगल है उसके तीनों कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और कहा है कि कैपिटल Q चार्ज उसके सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है, यानी जो ट्राइंगल है उसका सेंट्रॉइड जहां पर है वहां पर रखा हुआ है। पूछा हुआ कि उस पर कितना फोर्स लगेगा, यानी कि जो कैपिटल Q चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक फिगर बनाएं, जैसा वो कह रहे हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इस पर भी आपका चार्ज Q, इस पर भी आपका चार्ज Q, इस पर भी आपका चार्ज Q, तीनों पर Q चार्ज है, सेम साइन के हैं, तो वो हम लोग पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। सेंट्रॉइड की ध्यान रखें, सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस होगी वो हर तरफ से बराबर रहेगी, यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है, तीनों जगह से सेंट्रॉइड की दूरी जो रहेगी वो बराबर रहेगी। अगर यहां पे आपने कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है और सेम साइन का है, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक चार्ज जो होंगे वो उसको रिपेल ही करेंगे, हर एक चार्ज जो होंगे वो उसको रिपेल ही करेंगे। और रिपल्सन का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए 1 नंबर का चार्ज इस पर फोर्स लगाता है तो उसकी डायरेक्शन आपको ये लेनी पड़ेगी, और अगर 2 नंबर का चार्ज इस पर फोर्स लगाता है तो वो रिपल्सन के कारण इस तरफ लगाएगा, और तीसरे नंबर का चार्ज जो है वो रिपल्सन के कारण इस पर फोर्स इस तरफ लगाएगा। यानी जो कैपिटल Q चार्ज है उस पर 3 फोर्सेस लग गई, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पत्थर है बीच में और उसको 3 लोगों ने अपनी अपनी तरफ इक्वल फोर्सेस से खींच रखा है, तो पत्थर किधर जाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा। यानी क्योंकि वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो आप इस तरह से उसको आइडिया से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि तीनों चूंकि इक्वल है, तीनों इक्वल होने के कारण जो पत्थर है बीच का वो कहीं नहीं हिलेगा, इसका मतलब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको फर्दर कैलकुलेशन करने की इसमें जरूरत नहीं है, केवल वेक्टर डायग्राम बनाकर आप इसको देख सकते हैं कि इसको हमको आगे सॉल्व करना है या नहीं करना है, तो आपका आंसर 0 होना चाहिए। इस तरीके से आप कई सवाल सॉल्व कर सकते हैं जो कि आप लोग कैलकुलेशन से करते हैं, उसको आप वेक्टर डायग्राम बना के तुरंत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये भी आपको एक सवाल दिया गया है, एग्जाम्पल है 1.7, इसको भी आप पढ़ें, देखें क्या है। कंसीडर द चार्ज Q, Q एंड माइनस Q। अभी इसे लास्ट वाले क्वेश्चन में तीनों चार्जेस बराबर थे, चाहे माइनस ले सकते थे आप, चाहे प्लस ले सकते थे, लेकिन यहां पर 2 चार्जेस पॉजिटिव हैं, एक निगेटिव है, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं। अब हर एक चार्जेस पर उन्होंने फोर्स पूछा हुआ है, तो फिर से हम वही काम करें। सबसे पहला काम फिगर, वेक्टर एडिशन हमको पता होना चाहिए, वो हम 11th क्लास में सीख लेते हैं। हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है। माइनस Q, Q, Q। अब हमें हर एक चार्ज पर, जो भी हमारे पास चार्ज है, हर एक चार्ज पर हमको फोर्स देखनी है। तो हम लोग पहले किसी एक चार्ज पर, मान लीजिए इस पर, हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो Q माइनस Q है, ये इस पॉजिटिव वाले को, सपोज करिए 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, 1 और 3, इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा। क्यों अट्रैक्शन होगा? क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है। अट्रैक्शन का मतलब नजदीक आना, खींचेगा, वो उसको खींचेगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज करिए L है। तो आप
अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और उस अट्रैक्शन की वैल्यू F है, तो आप इस 3 नंबर पर जो फोर्स लगाएंगे वो F से दिखाएंगे। उसी तरीके से चूंकि ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट होगा उतने ही फोर्स से अगले को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी सपोज अपने फ्रेंड को किसी फोर्स से खींचते हैं तो वो भी आपको उतने ही फोर्स से खींचता है। तो 1 नंबर के चार्ज पे भी इतना ही फोर्स लग गया। कितना? F। इसी तरीके से यहां पे भी आप देखेंगे कि 1 नंबर के चार्ज को 2 नंबर के चार्ज ने क्या किया? वो भी अट्रैक्ट किया है। क्यों अट्रैक्ट किया है? क्योंकि अपोजिट नेचर के हैं। तो इस पर भी आप फोर्स अट्रैक्शन वाला यानी उसकी तरफ लगाएंगे और इस पर फोर्स लगाएंगे इसकी तरफ। ये अब रही बात 2 और 3 के बीच में, यानी आप जो सेकंड नंबर का चार्ज है और थर्ड नंबर का चार्ज है उसके बीच में देखना चाहते हैं। चूंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब दूर भगाना। तो आपने, लेकिन हां, दोनों के बीच में फोर्स वही रहेगी, F ही रहेगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एक में अट्रैक्शन, एक में रिपल्सन। लेकिन चूंकि दोनों चार्ज समान हैं, दोनों के बीच की दूरी सेम है, इसलिए अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों सेम होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग हम लोगों को कंसीडर करना है। अब इसी तरीके से 2 नंबर के चार्ज पे 3 नंबर का चार्ज क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, तो उस पर भी आप ये फोर्स लगा देंगे। अब यहां पर ध्यान रखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि एंगल 60 का होता है और ये आपका एंगल हो गया 120। तो अब पहले तो हम लोग F की वैल्यू निकालें। F है क्या? F का मैग्नीट्यूड कितना है? तो F कितना है? F दो चार्जेस के बीच का फोर्स है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे से L डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो F कितना होना चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर। डायरेक्शन हमने नहीं दी है क्योंकि हमारा डायरेक्शन फार्मूले में नहीं है। हमारा डायरेक्शन है वो डायग्राम में है, तो हमें फार्मूले में डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। ये फोर्स हो गई। लेकिन अब 3 नंबर फोर्स निकालना बेहद आसान है, क्योंकि जब दो वेक्टर, ध्यान रखिए हमेशा के लिए रट लीजिए कि दो वेक्टर अगर 120 के एंगल पे जुड़ते हैं और सेम मैग्नीट्यूड के रहें, सेम लेंथ के रहें, तो उनका रिजल्टेंट भी सेम आता है। ये प्रूफ कर सकते हैं आप, लेकिन इसको ध्यान भी रख लीजिए कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर जब 120 डिग्री के एंगल पे जुड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी सेम आता है। तो 3 नंबर का फोर्स, इस पर नेट फोर्स, भले दो फोर्सेस लग रही हैं F और F, इनका रिजल्टेंट भी F ही आना है। ये हमें पहले से पता है। वैसे भी आप p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा से भी कर सकते हैं, वो आंसर सेम ही आना है। लेकिन अगर 120 का एंगल मिल जाए, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम रहें, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम रहें, तो आप लकी हैं, आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये मान सकते हैं कि उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आएगा। सो हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि हाँ भाई F3 यानी तीसरे नंबर के चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, यानी जो कि F के बराबर होगा। अच्छा, अब इसी तरीके से हम Q2 पे भी देख सकते हैं। Q2 पे जो फोर्स होगा, ये Q2 चार्ज है, इस पर जो फोर्स होगा सपोज करिए F2 है। लेकिन यहां पे भी हम देख रहे हैं कि ये भी F मैग्नीट्यूड का है, ये भी F मैग्नीट्यूड का है। अगेन ये 120 के एंगल पे जुड़ रहे हैं। अगेन हमको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इनका रिजल्टेंट चाहे आप देखेंगे तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो सेम आएगा, यानी F के बराबर ही आएगा। तो F2 अभी भी F के बराबर ही होगा और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ये F2 पे आ जाएगा। जहां तक की रही 1 वाले चार्ज पर, यानी 1 नंबर के चार्ज पर अगर फोर्स की बात कंसीडर करें, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे जुड़ रहे हैं। यहां आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कैलकुलेशन आसान है। यानी कि दो फोर्सेस
एक दूसरे से 60 डिग्री पे एंगल पे जुड़ रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? तो रिजल्टेंट के लिए आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल्फा से निकालते हैं। यहां पे रिजल्टेंट हमको लेना है, P का मतलब पहला वाला फोर्स, वो है हमारा F मैग्नीट्यूड का, उसको आपने F स्क्वायर रखा, प्लस दूसरा वाला फोर्स वो भी F मैग्नीट्यूड का है, उसको भी आपने F स्क्वायर रखा, प्लस 2pF है, Q भी F है, एंड cos एल्फा का मतलब हो गया आपका 60 डिग्री एंगल, यानी cos 60 का मतलब हाफ, यानी 1/2 आपने रख दिया। यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बराबर आ गया 3F स्क्वायर। ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, यानी R विल बी इक्वल टू F√3, और F की वैल्यू आपको पहले से पता है, ये है यानी √3/4πε0 Q²/L²। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कूलाम्स लॉ का यूज किया जाता है। और ध्यान रहे, ये जो भी आप काम किए हैं, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स अलग अलग चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको आप जहां भी वेक्टर का क्वांटिटी का एडिशन कर रहे हैं वहां सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, इसके अलावा भी आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पोटेंशियल। तो इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल भी आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट हम लोग आगे के कुछ न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।